तो वेलकम और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के जनरल अवेयरनेस में भारतीय संविधान पर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। यहाँ पे जो अनुच्छेद हम पढ़ेंगे ये असल में थोड़ी सी आपस में को रिलेटेड हैं ताकि याद करने में आसानी रहे। जैसे पहले अनुच्छेद 72 और 161, अनुच्छेद 76 और 165, अनुच्छेद 124, 214 और 217, अनुच्छेद 93 और 178, अनुच्छेद 123 और 213। तो अनुच्छेद 72 और 161 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 72 जो है ये राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। अनुच्छेद 61 जो है ये राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 76 की अगर हम बात करें तो ये भारत के महान्यायवादी के बारे में है, जबकि अनुच्छेद 165 जो है ये राज्य के महाअधिवक्ता के बारे में है। उसी तरह अनुच्छेद 124 जो है ये उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, और अनुच्छेद 214 जो है ये उच्च न्यायालय से संबंधित है, और 217 ये न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी जो पद शर्तें हैं उनसे संबंधित है। और अनुच्छेद 93 और 178 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 93 जो है ये लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद है, और 178 जो है ये विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद है। जबकि अनुच्छेद 123 जो है ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है, और 213 जो है ये राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। तो देखते हैं अनुच्छेद 72 को। तो अनुच्छेद 72 जो है जैसा कि पहले बताया आपको कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, और अनुच्छेद 72 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो कुछ मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। उनमें 3 मामले हैं। पहला, संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दंड दिए गए हों, यानी केंद्र सरकार का जो कोई विधि चल रहा हो उसके विरुद्ध किसी को जो अपराध में सज़ा दिया हो गया हो उसमें, और दूसरा है कि सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, और तीसरा है कि यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो तो इन सभी के मामलों में राष्ट्रपति को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति है। तो जो राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति है उसमें 5 बातें शामिल हैं। पहला है क्षमा, दूसरा है लघुकरण, तीसरा है परिहार, चौथा है विराम, और 5वां है प्रविलंबन। अब क्षमा में क्या है कि क्षमा में जो दंड और जो भी सज़ा दिया जाता है उसको हटा दिया जाता है, और दोषी जो भी होता है उसको सभी दंडादेश और जो भी उसको सज़ा दिया जाता है उनसे पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। और लघुकरण की बात करें तो लघुकरण में क्या है, दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। और परिहार की अगर हम बात करें तो परिहार में क्या है कि दंड की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, सिर्फ उसकी अवधि कम कर दी जाती है। जैसे अगर 2 वर्ष का सश्रम कारावास है तो उसको 1 वर्ष का सश्रम कारावास दे दिया जाता है, तो ये परिहार आता है। चौथा है विराम। इसमें क्या होता है कि किसी भी दोषी को जो सज़ा दी जाती है उसको किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम कर दी जाती है। जैसे कोई अगर विकलांग व्यक्ति है या कोई गर्भवती महिला है तो उसको अगर सज़ा पड़ जाती है तो राष्ट्रपति उस मामले में भी सज़ा दे सकते हैं, और यह विराम कहलाता है। और जो 5वां मुद्दा है वह प्रविलंबन। तो ये क्या होता है कि किसी दंड पर अस्थायी रूप से रोक लगा देता है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की जो क्षमादान करने की शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत, उसमें 3 विषय आती हैं। पहला है कि संघ सरकार के विरुद्ध किसी भी अपराध में जब दंड दिया जाता है उसमें, और सैन्य न्यायालय के द्वारा दिया जाता है कोई दंड उसमें, और तीसरा है कि यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड है तब राष्ट्रपति इन मामलों में क्षमादान करता है। जबकि राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल का जो क्षमादान करने की शक्ति है वह अनुच्छेद 161 में दिया गया है, और राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति इतना विस्तृत नहीं है, बल्कि वह राज्य के मामले में ही किसी व्यक्ति की क्षमा को स्थगित कर सकता है या क्षमादान कर सकता है। इसके अलावा मृत्यु दंड की सज़ा को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता, चाहे किसी भी मतलब किसी व्यक्ति को अगर राज्य विधि के तहत मौत की सज़ा मिली हो तो भी राज्यपाल की जगह उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। यानी कि मृत्यु दंड के मामले में राज्यपाल का क्षमादान शक्ति कुछ नहीं है। और सज़ा कम करने बदलने ऐसा कोई शक्ति इसके पास राज्यपाल के पास नहीं है। और अब चलते हैं हम अनुच्छेद
124 की तरफ। तो अनुच्छेद 124 जो है ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 124 के तहत ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है और उसके गठन की जाती है। इसके अलावा अनुच्छेद 124 में ही बताया गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय जो राष्ट्रपति होंगे वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी और उनको पदमुद्रा दी जाएगी। ये सभी 200 अनुच्छेद 124 में वर्णित है। इसके अलावा कि जो इनकी योग्यता है, यानी कि पद निर्धारण की जो भी शर्तें हैं वो अनुच्छेद 124 में ही दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के मामले में। और ये बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का या किसी दो या दो से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या किसी भी उच्च न्यायालय का या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेदता हो, तो वह आदमी या वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की पात्रता रखता है। यानी कि इसमें सभी चीज़ जो है अनुच्छेद 124 के में ही समाहित कर दिया गया है। और अनुच्छेद 124 के तहत ही ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद का त्याग भी कर सकता है। इसके लिए वो क्या है, अपने हस्ताक्षर सहित लेख जो है राष्ट्रपति को प्रदान कर दे। यानी कि अनुच्छेद 124 में ही सुप्रीम कोर्ट के गठन और उसके न्यायाधीशों के बारे में जो भी प्रक्रिया है सभी का वर्णन किया गया है। जबकि अनुच्छेद 214 की बात करें तो अनुच्छेद 214 जो कि उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है, इसमें सिर्फ ये कहा गया है अनुच्छेद 214 में कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। जबकि अनुच्छेद 217 में ये बताया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी और उनके पद के लिए शर्त क्या क्या है, यानी कौन से व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हो सकते हैं और कौन से नहीं। और अनुच्छेद 217 के अनुसार ही कोई भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना जो इस्तीफा होगा वो राष्ट्रपति को देगा, ना कि राज्यपाल को। हालांकि इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, पर ये अपने जो त्याग पत्र देंगे ये राष्ट्रपति को देते हैं। और अगर हम इनकी योग्यता की बात करें कि कौन कौन से व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं, तो इसके लिए 2 अर्हता है। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए 3 है और हाई कोर्ट के लिए 2 है। पहला है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, यानी कि किसी भी भारत के किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक जज रहा हो या किसी उच्च न्यायालय का या किसी ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वह व्यक्ति किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। यानी कि उच्च न्यायालय के मामले में किसी भी व्यक्ति का जो अर्हता है वो 2 है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के मामले में 3 है। और अनुच्छेद 93 की बात करें तो अनुच्छेद 93 जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जब लोकसभा का पहला बैठक होता है तो उसी के बाद जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनमें से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है ना। और जो राष्ट्रपति होते हैं ये लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख निर्धारित करते हैं। तो ये फैक्चुअल चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष अगर हम की बात करें, इसको शक्ति कहाँ कहाँ से मिलता है, तो बड़ा पावरफुल आदमी होता है लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, उसको जो शक्ति है 3 स्रोतों से मिलती है। पहला तो है कि भारत के संविधान से ही मिलता है, अनुच्छेद 93 के तहत। इसके अलावा जो लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालक नियम है उससे मिलता है। इसके अलावा जो संसदीय परंपरा है, इन सभी से, यानी कि इन 3 स्रोतों से लोकसभा अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त होती है। और अनुच्छेद 178 की बात करें
तो अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 76 की बात करें तो अनुच्छेद 76 जो है ये भारत के महान्यायवादी के बारे में बताता है कि भारत का एक न्यायवादी होगा, महान्यायवादी होगा, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा जिसे नियुक्त किया जाएगा, और वह व्यक्ति जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का योग्यता रखता हो, उसे राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। और महान्यायवादी का कार्य ये होता है कि वो भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। और महान्यायवादी जो है ये मतलब अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज क्षेत्र में सभी जो न्यायालय हैं उनमें सुनवाई का अधिकार होता है, यानी कहीं भी जाकर वो सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा जैसा कि बताया आपको, भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन इसके हटाने की प्रक्रिया जो है ये भारतीय संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं किया गया है, बल्कि परंपरा ऐसा चलता है कि जैसे कोई सरकार ने आई और उस सरकार ने अपना नया महान्यायवादी नियुक्त किया, और जब सरकार खत्म हो जाती है, जब दूसरी सरकार आती है, तो परंपरा यही है कि जो महान्यायवादी है वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और अनुच्छेद 61 की बात करें, 161 की, सॉरी, अनुच्छेद 161 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 161 में, सॉरी, अनुच्छेद 165 की अगर हम बात करें तो इसमें राज्य के महाधिवक्ता के बारे में वर्णन दिया गया है। अब बात कर लें अनुच्छेद 123 के बारे में। तो अनुच्छेद 123 जो है ये राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और अनुच्छेद 213 जो है ये राज्यपाल की अध्यादेश को जारी करने की शक्ति से संबंधित है। तो ये था भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में संक्षिप्त वीडियो। और अगले वीडियो में हम जो एसएससी सीजीएल में विगत वर्ष के जो भी प्रश्न सेट आ रहे हों उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।